एक वक्त था जब लोग खाना खाते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ देखना पसंद करते थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रात के 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हर घर में यही शो चलता था। एक ऐसा शो जो हर हाउस होल्ड का हिस्सा बन चुका था। इसकी स्टोरीज हर मिडिल क्लास फैमिली को अपनी सी लगती थी, लेकिन अब ये शो लोगों को मेंटल टॉर्चर लगता है। क्या आपने भी फील किया है कि इस शो में अब पहले जैसा चार्म नहीं रहा? जिस शो में कॉमेडी के साथ साथ रिलेटेबल स्टोरीज भी होती थी, आज वो रेपिटेटिव जोक्स और फोर्स्ड स्टोरी लाइंस का हिस्सा बन के रह गया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एक टाइम का नंबर 1 शो आज क्यों लोगों के दिलों से उतरता जा रहा है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के अपराइज से लेकर डाउनफॉल तक की कहानी, शो से जुड़ी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज, एक्टर्स के शॉकिंग एग्जिट्स, कुछ डार्क सीक्रेट्स और वो असली वजह जो इस शो के डिक्लाइन के पीछे छुपी है। क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा का टाइम अब खत्म हो गया? क्या आसित कुमार मोदी ने अपने नंबर 1 शो को बर्बाद करके रख दिया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज मुस्कान, आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ट्रेल में। बाय द वे, इस शो को टीवी तक लाने के लिए आसित कुमार मोदी ने बहुत से पापड़ भी बेले हैं। आसित कुमार मोदी ने अपनी स्कूलिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय से की है और श्री चेन्नई कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी बीकॉम कंप्लीट की है। स्कूल और कॉलेज के वक्त अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो थिएटर भी करते थे। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई गुजराती प्लेज में एज अ लाइट डिजाइनर काम किया है। इसके बाद वो गुजराती सीरीज में एज अ क्रिएटिव डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन मैनेजर काम करने लगे। इसके साथ साथ उन्होंने कई सीरीज और सीरियल्स में एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है। अब आसित कुमार मोदी ने काफी काम देख लिया था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे। 1995 में अपनी वाइफ नीला मोदी के नाम पर उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला, नीला फिल्म प्रोडक्शन। ईयर 1998 में आसित कुमार मोदी की मुलाकात होती है दिलीप जोशी से। वहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिलीप जोशी ने आसित कुमार मोदी को गुजराती मैगजीन चित्रलेखा के एक कॉलम दुनिया ने ऊंधा चश्मा पर एक शो बनाने का आइडिया दिया, जिसको तारक मेहता ने लिखा था। इस कॉलम में जेठालाल और उसकी फैमिली की कहानी थी, जिसमें डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स और सामाजिक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता था। ऑडियंस इससे काफी रिलेट कर पाती थी और गुजरात में ये कॉलम बहुत ज्यादा फेमस था। शुरुआत में इस शो के प्रोड्यूसर्स ने स्टार प्लस और ZTV जैसे चैनल्स को पिच किया था इस शो की ऑफर के साथ, लेकिन दोनों ने ही इस शो को रिजेक्ट कर दिया। आसित कुमार मोदी ने ईयर 2001 में इसके सारे राइट्स खरीद लिए थे, लेकिन उस वक्त डेली सोप्स और सास बहू ड्रामास का ट्रेंड बहुत ज्यादा था, तो कोई भी कॉमेडी शो को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। कॉमेडी जॉनर में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस जैसे शो थे जो सिर्फ वीकेंड पर टेलीकास्ट होते थे, इसलिए सबका ये कहना था कि डेली कॉमेडी का तो कोई स्कोप ही नहीं है और कोई भी इस शो को लेने के लिए रेडी नहीं था। इसी बीच आसित कुमार मोदी ने अपने प्रोडक्शन हाउस में हम सब एक हैं और सारथी जैसे शो बनाए और ईयर 2004 में वो शाहरुख खान की एक मूवी में भी नजर आए, जिसका नाम था ये लम्हे जुदाई के। जब सभी चैनल्स ने इस शो को रिजेक्ट कर दिया, तो ईयर 2008 में सब टीवी ने इस शो की स्क्रिप्ट सुनी और उन्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और फाइनली सब टीवी ने इस शो की स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब शुरुआत होती है इस शो की कास्टिंग की। शो को मैगजीन कॉलम से थोड़ा डिफरेंट रखा गया। ओरिजिनल कॉलम में जेठालाल काफी रूड और अब्यूजिव जवाब देने वाला कैरेक्टर था, जिसे टीवी वर्जन में थोड़ा चेंज कर दिया गया। दया के कैरेक्टर को टीवी पे थोड़ा ज्यादा ओपन बनाया गया और रोशन सिंह सोढ़ी, जो कि कॉलम में एक अल्कोहलिक आदमी है जो अपनी बीवी को मारता है, उसमें भी चेंजेस किए गए, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस की वजह से वो टीवी पर ये सब कुछ नहीं दिखा सकते। इसके अलावा पोपटलाल जैसे कैरेक्टर्स को ऐड किया गया ताकि शो को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और फाइनली 28 जुलाई 2008 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा एयर हो गया। इस शो में मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स और सोशल इश्यूज को कॉमेडी के साथ कंबाइन करके प्रेजेंट किया जाता था। ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक साल के अंदर अंदर इसे बेस्ट कॉमेडी शो का अवार्ड भी मिल गया। शो में महंगाई, एजुकेशन सिस्टम, वुमेन सेफ्टी और राइट्स, बढ़ते बिजली के बिल, पॉलिटिक्स, करप्शन, ऐसे कई मुद्दों पर बात होती थी।
और हंसते हंसते इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दिए जाते थे, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। धीरे धीरे इस शो की पॉपुलैरिटी स्काईरॉकेट हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस शो को देखने के लिए लोगों को वीकेंड तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ये शो मंडे टू थर्सडे आता था। इसकी वजह से इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। इसके बाद इसे मंडे टू फ्राइडे देन मंडे टू सैटरडे भी किया गया। 4 साल में इस शो के 2000 एपिसोड कंप्लीट हो गए, जिसके साथ साथ ये टॉप 5 बेस्ट टीआरपी शोज की लिस्ट में भी ऐड हो गया। ये शो गुजराती, तेलुगु, तमिल, मराठी में भी डब होने लगा, जिससे इसकी ऑडियंस और बढ़ गई। अब इसे इंटरनेशनली भी देखा जाने लगा। यूके, यूएसए, बांग्लादेश, हर जगह से इस शो की ऑडियंस आ रही थी। इस शो में इतने सारे मेमोरेबल और फनी एपिसोड्स हैं जिन्हें बार बार देखा जा सकता है, जैसे कि भूतनी वाला एपिसोड, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे भूतनी के आने से सोसाइटी में डर का माहौल पैदा हो जाता है, लेकिन एंड में पता लगता है कि वो सिर्फ एक नाटक था, जो उसे और भी फनी बना देता है। इसके अलावा टप्पू के शादी वाले एपिसोड्स, जीपीएल, सोसाइटी में वाटर टैंक आने वाला एपिसोड, चंपक लाल की एंट्री वाले एपिसोड्स, ऐसे और भी कई एपिसोड्स हैं जिन्हें रिपीट पर देखा जाता है। अब क्योंकि ये शो मंडे टू फ्राइडे टेलीकास्ट होता था, तो इसमें और भी राइटर्स ऐड होने लगे। शुरुआत में इसे राजन उपाध्याय और राजू ओडेद्रा ने लिखा था। उसके बाद कई और राइटर्स जैसे जितेंद्र परमार, अब्बास हरिपुरवाला, नीरेन भट्ट जैसे लोग इस लिस्ट में शामिल हुए। नीरेन भट्ट ने इस शो को काफ़ी टाइम तक लिखा है। करीब 11 साल तक नीरेन भट्ट ने इस शो को लिखा था। नीरेन भट्ट स्त्री 2 जैसी मूवीज़ के भी राइटर रह चुके हैं। इतने सारे राइटर्स चेंज होने का कारण ये भी है कि कॉमेडी लिखना हर एक के बस की बात नहीं है, और इस शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें कॉमेडी के साथ साथ सीरियस स्टोरीज को दिखाया जाता है, जो कि राइटिंग को और भी चैलेंजिंग बना देता है। इस वक्त इस शो के राइटर भरत त्रिवेदी हैं। शो के डायरेक्टर्स भी कई बार चेंज हुए हैं। इस शो के डायरेक्टर पहले धीरज थे, उसके बाद अभिषेक शर्मा ने उन्हें रिप्लेस किया, और उसके बाद मलव राजदा ने इस शो को काफ़ी लंबे टाइम तक डायरेक्ट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस शो को ये कहते हुए छोड़ दिया कि उन्हें अब इस शो को डायरेक्ट करने में वो मज़ा नहीं आता। इसके बाद हर्षद जोशी ने इस शो की डायरेक्शन संभाली, जो अभी भी इस शो को डायरेक्ट कर रहे हैं। बढ़ती डिमांड की वजह से कम टाइम में इस शो के एक्टर्स और पूरी की पूरी टीम को ज़्यादा काम करना पड़ता था। जहां उन्हें पहले 3 दिन का ब्रेक मिल जाता था, अब वो घट के 1 दिन का हो गया था, और इसी रीज़न की वजह से स्क्रिप्ट में जोक्स लिखना और एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो गया था। जहां पहले पूरी टीम का फोकस क्वालिटी पे था, अब वो वहां से हटकर क्वांटिटी पे हो गया था, जिससे क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला, जो कि नोटिसेबल था। जब इस शो के क्रिएटर्स ने सेट को चेंज कर दिया था, उस वक्त इस शो के विजुअल्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला था। कभी लीकेज, कभी कलरिंग और कभी रेनोवेशन के बहाने से इन्होंने इस सेट को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। पहले जो सोसाइटी का सेटअप था वो मिडिल क्लास घरों जैसा लगता था, और इन्हें स्टोरीज के साथ रिलेट करने में हेल्प भी करता था। अब लग्जरी फ्लैट्स, बड़े बड़े रूम्स, झूले, पर्सनल गार्डन्स, पर्सनल ऑफिस, ये सब ऐड हो गया था, जो शो की रिलेटेबिलिटी को ख़त्म कर रहा था। भिड़े जो एक ट्यूशन टीचर था, जो एक छोटी सी प्रेस को भी 100 बार रिपेयर करके यूज़ करता था, अब वो हाई फाई लाइफ जीने लगा है। उसका घर देखकर लगता ही नहीं है कि वो इस घर को अफोर्ड भी कर सकता है। पहले जहाँ छोटी छोटी चीज़ें, कंप्यूटर, फ्रिज, ये सब खरीदना बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, अब उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है। इसके बाद स्टोरीज़ की लेंथ भी बढ़ने लगी। जहाँ एक स्टोरी 4 से 5 एपिसोड तक लास्ट करती थी, अब उसे 10 से 15 एपिसोड तक खींचा जाने लगा है। कुछ स्टोरीज़ तो 30 से 32 एपिसोड तक भी लास्ट की हैं। चंपक लाल, जो पहले एक गुस्से वाला और मुंहफट कैरेक्टर था, जो उसे फनी बनाता था, वो अब एक समझदार इंसान बन चुका है, जिसमें फन एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। टप्पू सेना के सभी मेंबर्स 25 से 26 साल के हैं, लेकिन वो कभी भी अपने करियर की कोई भी प्लानिंग करते हुए नहीं दिखते। उन्हें अभी भी 12-13 साल के बच्चों की तरह मस्ती करते हुए दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। शो ने ईयर 2014 के बाद महंगाई, करप्शन और सोशल इश्यूज के बारे में बात करना ही बंद कर दिया है। जब नोटबंदी हुई थी, उस वक्त रियल मिडिल क्लास आदमी की स्ट्रगल दिखाने की बजाय
इन्होंने गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा को दिखाया, ये कहते हुए कि जब बॉर्डर पर जवान हमारी रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं तो क्या हम छोटी सी बैंक की लाइंस में खड़े नहीं हो सकते, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा था क्योंकि बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था ड्यूरिंग दैट टाइम एंड दैट शुड हैव बीन देयर मेजर फोकस। इसके अलावा जो भी सोशल इश्यूज इन्होंने कवर किए उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एक्सप्लेन किया गया, मिडिल क्लास आदमी की स्ट्रगल को कहीं भी नहीं दिखाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसित कुमार मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के वडनगर से आते हैं और इन दोनों में अच्छा कनेक्शन है। बताया जाता है कि यही रीजन है कि इस शो में कई बार गुजरात के टूरिज्म को प्रमोट किया गया है, लेकिन और किसी स्टेट के टूरिज्म को कभी दिखाया तक नहीं गया। इस शो का मेजर डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब इसकी कास्ट शो को छोड़कर जाने लगी। सबसे पहले ईयर 2012 में सोनू का रोल करने वाली झील मेहता ने स्टडीज के लिए इस शो से एग्जिट ले लिया, जिसे रिप्लेस किया निधि भानुशाली ने। हालांकि लोगों के लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल था, लेकिन शो फिर भी अच्छा चल रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन ईयर 2017 में टप्पू का रोल करने वाले भव्य गांधी ने इस शो से एग्जिट लिया, ये कहते हुए कि उन्हें उनके रोल में लिमिटेड स्कोप लगता है और वो गुजराती मूवीज में एक्टिंग के लिए चले गए। इसके बाद राज अनतकाट ने भव्य गांधी को रिप्लेस किया, लेकिन उन्होंने भी ईयर 2022 में इस शो को छोड़ दिया। उसके बाद आए नितिश भालूनी। टू बी ऑनेस्ट, भव्य गांधी की रिप्लेसमेंट को आज तक कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया है क्योंकि कोई भी उस रोल में उस तरीके से फिट नहीं बैठता। इसके बाद दया का रोल करने वाली दिशा वकानी ने ईयर 2015 में अपनी शादी के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लिया, जिसके बाद उन्होंने कमबैक भी किया। लेकिन ईयर 2017 में अपनी बेटी के बर्थ के बाद सभी को ये लगता था कि दिशा वकानी कमबैक ज़रूर करेंगी, लेकिन ईयर 2022 में ये खबर सामने आई कि वो अपनी पेरेंटहुड की जिम्मेदारी में बहुत बिजी हैं, तो इसी वजह से वो कभी इस शो में वापस ही नहीं आई। इस शो की सबसे पहली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब इस शो में अंजलि का कैरेक्टर निभाने वाली नेहा मेहता ने इस शो को छोड़ दिया, ये कहते हुए आई डू फील दैट इन मैनी एरियाज डिसिप्लिन एंड डेकोरम वॉज नॉट मेंटेन ऑन द सेट्स। ईयर 2022 में नेहा मेहता ने ये क्लेम किया कि इस शो के मेकर्स ने उनके पास ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं इवन आफ्टर शी लेफ्ट द शो। इसके बाद नीला फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, वी कंसीडर आवर आर्टिस्ट एज आवर family. We have contacted Neha Mehta multiple times to complete the formalities with us. Unfortunately, she has been reluctant to sign exit documents, without which we cannot do full and final payment, as per our company policy. She has stopped responding to our all communication from past 2 years, and she left the show without meeting us. We wish she would have replied to our emails instead of making false accusation about the makers that have given her 12 years of fame and career. We reserve our rights for appropriate action. डॉक्टर हाथी का कैरेक्टर शुरुआत में निर्मल सोनी ने प्ले किया था। इसके बाद स्केड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। इसके बाद रवि कुमार आज़ाद ने उन्हें रिप्लेस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर 2018 में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद निर्मल सोनी इस शो में वापस आए डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने। ईयर 2021 में नट्टू काका का कैरेक्टर निभाने वाले घनश्याम नायक की डेथ के बाद उन्हें रिप्लेस किया किरण भट्ट ने। इस शो का सबसे शॉकिंग एग्जिट था तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा का इस शो से चले जाना। ईयर 2022 में शैलेश लोढ़ा ने ये कहकर इस शो से एग्जिट ले लिया कि उन्हें कम पे किया जा रहा है। इसके बाद ईयर 2023 में उन्होंने इस शो के मेकर्स को स्यू भी किया फॉर बीइंग अंडरपेड एंड इसके बाद वर्डिक्ट शैलेश लोढ़ा के फेवर में आया, जिसके बाद शो के मेकर्स ने उन्हें पूरी अमाउंट पे कर दी। मार्च 2023 में इस शो में रोशन कौर सोडी का कैरेक्टर निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने भी इस शो से एग्जिट ले लिया, ये कहते हुए कि उनके साथ हैरासमेंट हुई है, जिसमें इस शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी का नाम सामने आया। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज, प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी पर भी उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। इसी साल यानी कि मई 2023 में बावरी का किरदार निभाने वाली मोनिका भटोरिया ने भी ये एक्यूजेशंस लगाए कि इस शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी और सोहेल रमानी हॉस्टाइल वर्कप्लेस को इनकरेज करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक्यूजेशंस लगाए कि इस शो के मेकर्स ने उनका काफ़ी पैसा रोक रखा है।
एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी रिवील किया कि इस शो में बबीता का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता की रेगुलरली आसित कुमार मोदी से लड़ाई होती रहती है। इस शो में सोनू का किरदार निभाने वाली पलक सिधवानी ने भी प्रोड्यूसर्स पर काफी एक्यूजेशंस लगाए, ये कहते हुए कि दे हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग हर। पलक सिधवानी ने ये भी रिवील किया कि उन्हें कुछ लीगल नोटिस आए हैं प्रोडक्शन टीम की तरफ से, जिसमें ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं। बॉम्बे टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में पलक सिधवानी ने बताया कि उन्होंने प्रोफेशनल ग्रोथ और हेल्थ रीजंस की वजह से इस शो से एग्जिट ले लिया। इसके अलावा इस शो में रोशन सिंह सोडी का किरदार निभाने वाले गुरचरण सिंह को भी अचानक से इस शो से निकाल दिया गया था। गुरचरण सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईयर 2013 में उन्हें बिना किसी नोटिस के इस शो से निकाल दिया गया था और लाल सिंह मान को एज अ रिप्लेसमेंट रखा गया। लेकिन ईयर 2014 में अपने आप ही इस शो के मेकर्स ने गुरचरण सिंह को वापस बुला लिया। इसके बाद ईयर 2020 में फिर से उन्होंने इस शो से एग्जिट ले लिया। इस शो के मेकर्स पर इतने ज्यादा एलिगेशंस लगे कि ऑडियंस अब इस शो को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि जब शो की टीआरपी में इतनी बड़ी गिरावट आई, शो के विजुअल्स इतने चेंज हो गए कि लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी ये शो क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है मनी। जो सब टीवी चैनल था वो कभी भी बहुत पॉपुलर नहीं था, लेकिन इस शो ने सब टीवी को एक अलग पहचान दिलाई। अगर ईयर 2008 में ये शो ना आता तो सब टीवी को कभी भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। सब टीवी की पहचान ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से है, क्योंकि अगर इस चैनल के बाकी के शोज और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीआरपी को कंपेयर किया जाए तो अभी भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत आगे है। तो बेसिकली सब टीवी की व्यूअरशिप तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से ही आती है और इसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा एड्स और स्पॉन्सर्स मिलते हैं, जिन्हें शो की ब्रेक्स में दिखाया जाता है, जो उनकी इनकम का बड़ा सोर्स है। अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा टेलीकास्ट नहीं होगा तो उनके हाथ से ये सारे स्पॉन्सर्स और एड्स चले जाएंगे और शायद ये चैनल बंद भी हो जाए। इसके अलावा इस शो के मेकर्स ने काफ़ी कार्टून्स और गेम्स भी बनाए हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बेसिस पे, जिससे उन्हें इनफ इनकम आ जाता है। और इस शो के लॉयल फैंस या फिर जो लोग कुछ लाइट सा देखना चाहते हैं खाना खाते वक्त, वो अभी भी इस शो की व्यूअरशिप को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑडियंस को इस शो से काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो इस शो की कलरिंग को इतना ज़्यादा ब्राइट कर दिया गया है कि ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता और लोगों को अभी भी होप है कि शायद दयाबेन यानी कि दिशा वकानी इस शो में वापस आएंगी। इस शो के प्रोड्यूसर यानी कि आसित कुमार मोदी कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि वो दयाबेन को वापस लाएंगे, लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं हुआ। इस वक्त ये शो सिर्फ दिलीप जोशी के नाम से चल रहा है, क्योंकि वही एक कैरेक्टर है जो फनी रह गया है। इस शो के लिए 15 अवार्ड जीतने वाले दिलीप जोशी जिस दिन इस शो को छोड़कर चले जाएंगे, ये शो बंद हो जाएगा। इस शो की सक्सेस ही इसके डाउनफॉल का मेजर रीज़न बनी, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी डिलीवर करने के चक्कर में क्वालिटी से फोकस हट गया। अब अगर इस शो के प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि ये शो चलता रहे तो उन्हें दयाबेन जैसे कैरेक्टर्स को वापस इस शो में लाना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इस शो के डाउनफॉल का मेजर रीज़न क्या था। आपको क्या लगता है, क्या नए चेंजेस शो को वापस टॉप पर ला सकते हैं या फिर ऑडियंस ने ऑलरेडी इस शो को अलविदा कह दिया है? क्या इस शो का गोल्डन एरा दोबारा वापस आ सकता है या फिर ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बन के रह गया है? मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।